वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं बालाजी मुद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फोटोसिंथेसिस इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और जिस चैप्टर को हम हायर प्लांट्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इसका मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसी चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसी चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इसी चैप्टर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है आज का चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टेड है, और इसी चैप्टर को हम प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेट करते हैं। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेट करने वाला चैप्टर आज हमें डिटेल में देखना है, और इसी चैप्टर से जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को। इसी चैप्टर को हम 11th एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं। एक बात हम यहाँ पर याद रखेंगे अच्छी तरह से। तो देखो बच्चों, चैप्टर के अंदर हमें क्या देखना है, चैप्टर की शुरुआत हम किस प्रकार से कर रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत हम एक बहुत सिंपल और आसान वर्ड से करेंगे, जिस वर्ड को हम फोटोसिंथेसिस बताते हैं। यानी कि हमें ज्यादातर बात करना है फोटोसिंथेसिस इसी वर्ड के बारे में, और फोटोसिंथेसिस इसी वर्ड के बारे में अगर हम के अंदर बात करेंगे तो हमें इसी वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, इसी का जो भी फॉर्मेशन हो चुका है तो वो कॉम्बिनेशन से हो चुका है, और यहाँ पर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है। फिर हम सिंपल बता सकते हैं, द वर्ड फोटोसिंथेसिस फॉर्म्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कितने वर्ड से वहां पर फॉर्म हो चुका है? टू वर्ड से वहां पर वो फॉर्म हो चुका है। अब इन दोनों वर्ड्स के अंदर सबसे फर्स्ट वाला वर्ड होता है जिसे हम फोटो कहेंगे, ठीक है, और जो सेकेंड वर्ड होता है जिसे हम कहेंगे सिंथेसिस। तो इसी तरह से दो वर्ड हमें वहां पर दिखाई देते हैं। अब बच्चों, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो यानी कि सनलाइट। फोटो यानी कि सनलाइट, सिंपल बात है। और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर। ठीक है, अब देखो, सनलाइट की हेल्प से हमें क्या करना है, जो एनर्जी पुट करना है टुगेदर, जब एनर्जी कंबाइन करना है और उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के बाद फूड सिंथेसिस हो जाता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम यहाँ पर बताते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब तो हमारे समझ में आ चुका है। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? तो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस हमें दिखाई देती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स है तो उन्हीं ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस दिखाई देती है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स का जो एरिया है फोटोसिंथेसिस करेगा वो कौन सा रहेगा? तो उसके अंदर लीव्स होते हैं, यानी कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद लीव्स के बाद एंग स्टेम, एंग स्टेम के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों। देन फ्लावर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो थैलेमस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पर भी होती है। सेपल्स के अंदर भी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रही है वो ग्रीन रीजन के अंदर होती है, ग्रीन पार्ट्स के अंदर होती है, जो प्लांट्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं। अभी एक्चुअली ग्रीन एरिया में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे माइंड में आता है। अभी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन एरिया में क्यों दिखाई दे रही है बेटा? ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और यही क्लोरोप्लास्ट आगे चलने के बाद हमें रिक्वायरमेंट्स के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम यहाँ पर बता रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बच्चों। इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? तो इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर फूड प्रोडक्शन होता है या फिर फूड सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर फूड सिंथेसिस होता है, और जो फूड सिंथेसिस होता है उसी के लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है। यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बता सकते हैं, और इतना सिंपल पॉइंट वहां पर हमें पता चलता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखो, फोटोसिंथेसिस को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करेंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस की डिफाइन क्या होती है? अब देखो, डिफाइन जो हमें दिए वाली है तो वो किस प्रकार से? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखो, द प्रोसेस ऑफ
सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, वहां पर क्या हो रहा है, फूड मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, वहां पर फूड मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, सिंपल सब्सटेंसेस। देखो बहुत आसान डेफिनेशन है, सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या बताएंगे, फोटोसिंथेसिस बताएंगे बेटा, ठीक है। ये सिंपल बात वहां पर हमें दिखाई देती है। अब देखो डेफिनेशन तो हमें पता चली है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पर पता चली है, लेकिन बच्चों जो सिंपल सब्सटेंसेस है वो कौन से है, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। जो सिंपल सब्सटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस की वजह से होता है, तो वो सिंपल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, तो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर देखो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर होता है, उसके बाद वाटर होता है, देन बच्चों सनलाइट भी होना जरूरी होता है, और उसके पहले हम क्लोरोप्लास्ट को लेते हैं। तो इतने सारे वहां पर रिक्वायरमेंट भी होते हैं, और ये सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये बात हम यहाँ पर याद रखेंगे सीधा सीधा। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हमें पता चलता है। तो इतने सारे सिंपल सब्सटेंसेस है। अब इतने सिंपल सब्सटेंसेस से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स फूड, और जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे हम बताते हैं ग्लूकोज, यानी कि प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे, और इसी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों हमें जरूरत होती है इन्हीं रिक्वायरमेंट्स की, या फिर इन्हीं सिंपल सब्सटेंसेस की, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी दिए वाला है, और जिसके अंदर बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट का सेल ऑर्गेनल है, और सनलाइट जो नेचुरल फोटोनिक एनर्जी देने वाला फैक्टर है, इन सभी की जरूरत वहां पर होती है, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका है आपके। अब देखो इतना समझ में आ गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो पॉइंट हमारा पूरा टॉपिक कवर करने वाला है। अभी एक्चुअली वो पॉइंट कौन सा है, तो वो जो हमारा पॉइंट है जिसे हम कहेंगे इक्वेशन, ठीक है, यानी कि इक्वेशन हमें देखना है फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चलेगी उसका इक्वेशन क्या होता है ये हमें देखना है। इसी इक्वेशन के अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर हमारा टोटल टॉपिक वहां पर दिखाई देता है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं 6CO2, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने वहां पर लिए वाले, उसके बाद हमें 6 वाटर मॉलिक्यूल भी लेना है बच्चों, यानी कि इक्विवेलेंट वहां पर हमें नेचर दिखाना है। तो 6CO2 6H2O वहां पर हो गया। अब इतना हो गया तो रिएक्शन हम कंटिन्यू करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड हो चुकी है, और हमें जो प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार से, देखो जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो है C6H12O6, ये सिंपल प्रोडक्ट वहां पर हो चुका है। उसके बाद हमें बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, जिस बाय प्रोडक्ट को हम देखेंगे 6O2 के फॉर्म में, और ये गैसेस के फॉर्म में है बच्चों। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसी तरह से हमें वहां पर बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिलते हैं। जो प्रोडक्ट ग्लूकोज हमें मिला है उसे हम लेबल करेंगे जो प्लांट्स का फूड मटेरियल है, और जो बाय प्रोडक्ट मिला है वो हमें एक्सचेंज गैस के तौर पर मिलता है, यानी कि वो एक्सचेंज गैस है बेटा। तो इतनी बात हम वहां पर याद रखेंगे, और इसी तरह से हम ये सिंपल इक्वेशन वहां पर ऐड करते हैं, जिसी इक्वेशन की वजह से हमें फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है और प्लांट में किस प्रकार से चलता है उसका यहाँ पर जो भी मीनिंग है वो समझ में आता है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर वहां पर कंप्लीट करना है तो सनलाइट की जरूरत होती है, और उसके साथ हमें यहाँ पर दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट, जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी कि जो भी सिंपल सब्सटेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आता है, एग्जैक्ट हम बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां पर हो रही है, तो हमने सीधा सीधा मीनिंग बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन रीजन में होती है। अब बच्चों ग्रीन रीजन में होती है तो इसी आंसर से हम उतना सेटिस्फाई नहीं हो चुके, क्योंकि हमें बताना है एग्जैक्ट पोजीशन,
एग्जैक्ट पोजीशन इसका मतलब क्या होता है कि हम करेक्ट पोजीशन बताएंगे। क्या बताएंगे? करेक्ट पोजीशन, जो फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है। तो बच्चों करेक्ट पोजीशन के तौर पर हम बताते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ थाइलेकोइड। अब बहुत सारे बच्चों वहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी एक्चुअली वहां पर कंफ्यूज होना जो है वो सिंपल बात है, लेकिन कंफ्यूज अभी हमें नहीं होना। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ थाइलेकोइड क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। अब हम इतना ही बात यहाँ पर याद रखेंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो पॉइंट बहुत आसान और इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रही है उसी के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। तो रिक्वायरमेंट्स कौन से हैं वो हमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट बात करना है। तो सबसे फर्स्ट हम पॉइंट ऐड करते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स कौन से बच्चों? रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए वाले, बहुत सारे सब्सटेंसेस दिए वाले। अब सब्सटेंसेस कौन से दिए वाले? तो सबसे फर्स्ट हम सब्सटेंस लेते हैं जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर होते हैं, जिन्हें रिक्वायरमेंट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंपलसरी होती है। तो रिक्वायरमेंट्स कौन से? तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल्स के बारे में। रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स कौन से है? तो रॉ मटेरियल्स के अंदर हम वाटर को देखते हैं H2O, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऐड करते हैं एनर्जी को। एनर्जी होना वहां पर बहुत जरूरी है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी आ रही है नेचुरल फैक्टर से, जिसे हम लाइट क्या कहेंगे? सनलाइट, यानी कि एनर्जी हमें सनलाइट से मिलने वाली है। और थर्ड जो है वो कुछ पिगमेंट्स है बच्चों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो इतने सारे वहां पर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अभी पिगमेंट्स के अंदर हम किसको ऐड करेंगे? तो पिगमेंट्स के अंदर हम सबसे फर्स्ट देखते हैं थ्री मेन पिगमेंट्स को। थ्री मेन पिगमेंट्स वहां पर हमें देखना। अभी एक्चुअली थ्री मेन पिगमेंट्स कौन से? उनमें से सबसे फर्स्ट वाला पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को हम ए नंबर देते हैं, अल्फाबेट स्मॉल लेटर में ये नंबर देते हैं। तो ये नंबर में देखो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जो बी नंबर देते हैं तो वो बनता है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड। और जो सी नंबर बनता है वो बनता है फाइकोबिलिन्स, बिलियंस। तो इसी तरह से हमें थ्री इंपॉर्टेंट पिगमेंट वहां देते हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट पिगमेंट को लेकर अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हमें डिटेल में स्ट्रक्चर पता चलता है, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है और किस प्रकार से स्ट्रक्चरल रिएक्शन भी वहां पर हमें दिखती है। ये बात हम वहां पर बात करते हैं। तो चलो सबसे फर्स्ट शुरुआत करेंगे हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में। ठीक है, सिंपल पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट को हम कहेंगे पिगमेंट नंबर फर्स्ट, और इसी पिगमेंट नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमें पिगमेंट नंबर फर्स्ट दिया है बच्चों वो कौन सा है? तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अभी एक्चुअली क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है? इसी क्लोरोफिल पिगमेंट को हम रिलेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। अब क्लोरोप्लास्ट से रिलेट करते हैं तो इसी क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और कैरेक्टर्स ऐड करने के बाद जब हम क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखेंगे तो उस टाइम हमें डिटेल में पता चलने वाला है। तो देखो यहाँ पर सिंपल बात है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है? तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स दिए वाले ये ग्रीन पिगमेंट्स है, ग्रीन पिगमेंट्स है। और इसी पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पर चलती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम बताते हैं मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का ये मेन पिगमेंट है बच्चों। ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो इसके बारे में और बात करेंगे तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कुछ टाइप्स भी वहां पर हमें दिखाई देते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? जैसा कि क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई भी वहां पर होता है बच्चों। यानी कि 5 पिगमेंट्स के टाइप्स वहां पर तो दिखाई दे रहे हैं जो क्लोरोफिल्स के अंदर होते हैं। इसके बाद अलग से दिखाई देता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल। ठीक है, और उसके बाद और हम ऐड करेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बाद बैक्टीरियो विरिडी, बैक्टीरियो
रीडिंग। ठीक है, ये सिंपल बात आप सभी को याद रखना है। तो इतने सारे पॉइंट्स हम ऊपर बता सकते हैं जो टाइप्स के तौर पर हमने क्लोरोफिल के अंदर देखे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। क्लोरोफिल जो भी पिगमेंट्स हम बात कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस को रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्हीं पिगमेंट्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सिंपल बात हम करेंगे यहाँ पर, देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना। हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका केमिकल नेचर हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से क्लोरोफिल का, जब स्ट्रक्चर पता चलेगा तो केमिकल नेचर भी दिखाई देने वाला। स्ट्रक्चरली जब हम क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे तो क्लोरोफिल के बारे में हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वहां पर देखो सीधा सीधा सेंट्रली हमें मैग्नीशियम दिखाई, जो मैग्नीशियम अटैच होता है जिसे हम कहेंगे पायरोल रिंग, यानी कि पायरोल रिंग से अटैच होता है। नाइट्रोजन हम यहाँ पर निकालेंगे, कितने पायरोल रिंग है वो भी हम निकालने वाले हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऐड करेंगे और यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी 4 तो नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, थोड़ा लाइन डबल हो चुकी है, इसके बारे में कंफ्यूज होना है। तो ये सीधा सीधा नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम जो सेंट्रली सिचुएट है, इसी मैग्नीशियम को नाइट्रोजन अटैच है। अभी ये नाइट्रोजन कहाँ पर है, तो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है पायरोल रिंग के साथ। तो इस तरह से हमें पायरोल रिंग, ये हो गई पायरोल रिंग जिसे हम कहेंगे पायरोल रिंग। इधर भी हमें एक पायरोल रिंग निकालना है बच्चों, जिस पायरोल रिंग को हम नंबरिंग देने वाले हैं, नंबरिंग के बेसिस पर इसे बात करेंगे। तो ये पायरोल रिंग फर्स्ट बन गई, ये सेकेंड बन गई, दो तो हमने यहाँ पर निकाले। थर्ड पायरोल रिंग यहाँ पर हम ऐड करेंगे, हो गए। उसके बाद थर्ड पायरोल रिंग ऐड हो गई, इसी को एक अलग से स्ट्रक्चर हमें दिखाना है इस तरह से। और यहाँ पर हम अनदर पायरोल रिंग ऐड करते हैं जो 4th नंबर की होती है। तो इतने सारे पायरोल रिंग्स वहां पर दिखाई देते हैं। अब नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया और यहाँ पर होता है थर्ड। इधर के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 4, तो 4 वहां पर पायरोल रिंग हमने अटैच किया है। और उसके बाद यहाँ पर एक साइक्लोपेंटानन रिंग हमें दिखाई दे रही है, इसे हम करेंगे इस तरह से साइक्लोपेंटानन। ठीक है, साइक्लोपेंटानन क्या है, साइक्लोपेंटानन, साइक्लोपेंटानन, ये रिंग वहां पर हमने ऐड की है। तो अभी नंबरिंग भी दे सकते हैं। नंबरिंग के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोजीशन दिखाई दे रही है इसे हम आर पोजीशन क्या कहेंगे, आर पोजीशन। ये हमें अभी इतना ही याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि आगे चलकर हम क्लोरोफिल ए और बी के बारे में डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो इतना हो चुका है क्लोरोफिल के बारे में। ये पूरा बनता है क्लोरोफिल हेड, क्या बनेगा, हेड। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेड बताएंगे, या फिर इसे हम पायरोल हेड भी बताते हैं, पायरोल हेड। ये बात हम यहाँ पे याद रखें। ठीक है, अब देखो पायरोल हेड के साथ हमें कार्बन की नंबरिंग देना है, तो हम कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जो अलग पेन से दिखाई देती है। हमें नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद हमें पता चलता है किस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग होती है। कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, देन सिक्स, फिर चलते हैं बेटा इधर 7th नंबर और 8th नंबर। तो ये कार्बन नंबर 8 के बाद इधर आना है फिर से हमें 9 और 10। तो ये कार्बन नंबरिंग हमने कर दिए। जो हेड के बारे में बताया हमने, जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम केमिकली यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये हेड के बारे में बात होगी। अभी देखो 7th नंबर के कार्बन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें साइड चेन दिखाई, जो साइड चेन होती है कार्बन की, तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन साइड चेन कहेंगे, साइड चेन कहेंगे, या फिर इसे हम सीधा सीधा एक नाम भी देते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, पाइटोल रिंग, पाइटोल रिंग। ठीक है, ये सिंपल बात वहां पर हो चुकी है, पाइटोल रिंग हो चुकी है। इसी रिंग के अंदर हमें नियर अबाउट 20 कार्बन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि 20 कार्बन्स की वो टेल होती है या फिर पाइटोल रिंग भी होती है। तो हम इसे रिंग इसलिए बता रहे हैं, तो ज्यादातर हमें रिंग नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम इसे चेन बताएंगे। ठीक है, तो रिंग फॉर्म नहीं हो जाएगी, वो स्टेट फॉर्म में रहेगी, इसलिए हम इसे चेन बताएंगे। तो थोड़ा यहाँ पर करेक्शन करना है। ठीक है, ये सिंपल बात वहां पर हो चुकी। तो ये होता है क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल नेचर केमिकल का, जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चों याद रखना है आर पोजीशन को, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे आर पोजीशन।
ठीक है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम एक्सप्लेनेशन आएंगे। एक्सप्लेनेशन हमें क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन दिया है जो कार्बन नंबर 3 है तो उसी के पास हमें आर पोजीशन दिखाई दे रही है। आर पोजीशन दिखाई दे रही है, इतना तो हमें याद रखना है। उसके बाद जो आर पोजीशन है, उसी आर पोजीशन के पास अगर CH3 रहेगा, फिर से एक बार याद सुन लो। आर पोजीशन के पास अगर CH3 रहेगा तो इसी स्ट्रक्चर को हम बताते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, ठीक है। अगर इसी पोजीशन को, आर पोजीशन को CHO रहेगा तो वो होता है क्लोरोफिल बी। ये दो बातें हमें यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अब चलो डायग्राम फिर से हम चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर की तरफ। जो आर पोजीशन है, यहाँ पर अगर CH3 रहेगा तो ये क्लोरोफिल ये बनेगा, अगर CHO रहेगा तो ये क्लोरोफिल बी बनेगा। ये दोनों बातें हमें वहां पर याद रखना बहुत बहुत जरूरी, ठीक है। इसलिए हमने आर पोजीशन। तो ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। 20 कार्बन वहां पर दिखाई देते हैं जो हमें स्ट्रेट चेन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पिगमेंट के बारे में, जिस पिगमेंट को हम कैरोटीनॉइड्स क्या बताते हैं? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स बच्चों, कैरोटीनॉइड्स का मतलब क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स जो है हम दो अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। इसके हमें 2 टाइप्स दिखाई देते हैं। अब एक्चुअली जो 2 टाइप्स है वो कौन से? देखो, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप है जिसे हम बताएंगे, सिंपल सा ए अल्फाबेट में हम लिखेंगे उसे, तो ये होता है कैरोटीन, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखेंगे C14H56। ये सिंपल फॉर्मूला वहां पर हमें ये वाला है कैरोटीन का। उसके बाद सेकंड दिया है ज़ैंथोफिल, ये बात हम याद रखेंगे। ज़ैंथोफिल का सिंपल फॉर्मूला दिया है मॉलिक्यूलर C40H56 और O2। ये बात हम वहां पर याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना तो सब कुछ हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर वहां पर हो चुका है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट हमें अभी डिटेल में बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, वो होता है फाइकोबिलेंस। थर्ड वन जो पिगमेंट्स है फाइकोबिलेंस। अब फाइकोबिलेंस जो पिगमेंट है वो ज्यादातर हमें कहां पर दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है फाउंड्स इन ब्लू ग्रीन algae। कहां पर मिलेगा? ब्लू ग्रीन algae के अंदर, ठीक है। ये बात हम वहां पर याद रखेंगे, यानी कि ब्लू ग्रीन algae के अंदर मिलने वाला ये क्या है? ये पिगमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद देखो इसी पिगमेंट के बारे में अगर हम और डिटेल बात करेंगे तो इसी के भी हमें 2 टाइप्स दिखाई। कौन से 2 टाइप्स वहां पर होते हैं? तो ये एक होता है जिसे हम अल्फाबेट ए के अंदर लिखेंगे, तो इसे हम कहेंगे फाइको साइनिन। फाइको साइनिन साइनिन। और जो सेकेंड हम बताते हैं उसे कहेंगे फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन। ये 2 वहां पर हमें टाइप्स दिखाई देते हैं। ये सिंपल बात वहां पर हम याद रखेंगे। तो इतने सारे पिगमेंट्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है बच्चों। देखो फाइकोसाइनिन जो है, तो ये पिगमेंट होता है पर्पल पिगमेंट। कौन सा होता है? पर्पल पिगमेंट। ये बात हम वहां पर याद रखेंगे। और जो फाइको इरिथ्रिन होता है वो रेड पिगमेंट होता है। रेड पिगमेंट। तो हमारी पेन यहाँ पर स्लिप हो रही है, चलते रेड पिगमेंट, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देख चुके हैं किसके बारे में? पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट बातें भी हमें वहां पर करना है बच्चों। देखो सीधा सीधा हम यहाँ पर अभी चलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर डिटेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारे इस टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनता है, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।